Happy learning everyone. Welcome to today's class. I hope all of you are doing good. आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं अपन लोग ने लास्ट क्लास में जो भी पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एकदम इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट समझा था कि क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किया जाता है, क्या-क्या स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन इसको रेगुलेट करता है, हम लोग को क्या-क्या रेगुलेटरी फाइलिंग्स करनी पड़ती है, फुटनोट्स, मैनेजमेंट डिस्क्लोजर एंड एनालिसिस से हम लोग क्या-क्या इन्फॉर्मेशन और ले सकते हैं। बिजनेस और ज्योग्राफिक सेगमेंट की रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, ऑडिटर्स रिपोर्ट का क्या इंपॉर्टेंस रहता है, ऑडिटर्स रिपोर्ट को अपन को कैसे कॉम्प्रिहेंड करना है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एज अ सब्जेक्ट की ली थी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, इसको समझा था। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार क्विकली रिवाइज़ करते हैं इन्हीं सारी चीज़ों को और फिर अपन एक-एक करके आगे एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे इनकम स्टेटमेंट हुआ, बैलेंस शीट हुआ, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हुआ, इसका डिस्कशन अभी अपन करेंगे। आइए, इंट्रोडक्शन टू एफएसए आपको ये बोलता है कि कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज़ करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि हर एक फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम लोग तो हर एक फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से हम लोगों को 2 चीज़ें मिलती है। एक, हम लोगों को उस कंपनी के फ़ाइनेंशियल परफ़ॉर्मेंस के बारे में पता चलता है, जिसको अपन बोलते हैं कि वो उसने लास्ट ईयर में प्रदर्शन कैसा किया है और दूसरा, हम लोगों को उस कंपनी के फ़ाइनेंशियल पोज़ीशन के बारे में पता चलता है कि आज कंपनी की औकात क्या है, जो अपन को बैलेंस शीट से पता चलती है कि आज कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज़ हैं और कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। फिर जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का तरीका होता है, इनको किसी को रेगुलेट करना पड़ेगा, नहीं तो सब कंपनी अपने हिसाब से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेगी। अगर आप एक एग्ज़ाम लिखे हो, तो उस एग्ज़ाम को चेक करने वाले के पास एक आंसर की होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर आंसर की को आप बेस बना के इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का आंसर शीट को चेक करो। सिमिलरली दुनिया में भी ऐसे स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ हैं, जो आपको एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एक सेट ऑफ रूल्स फ्रेम करके देते हैं। और फिर बोला जाता है कि देखो एक पर्टिकुलर कंपनी ने इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और सेट ऑफ रूल्स को फॉलो किया है कि नहीं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए। तो वर्ल्ड में जो 2 सबसे रिनोन्ड अकाउंटिंग एंड स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ हैं, वो हैं आईएएसबी एंड दूसरा है फैसबी। आईएएसबी ने आईएफआरएस बनाया जिसको अपन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं और फैसबी ने यूएस गैप बनाया व्हिच इज कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सर ये आईएफआरएस एंड यूएस गैप क्या है? कुछ नहीं है, ये वो सेट ऑफ रूल्स, वो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स का जस्ट नाम है। तो सर ये 2 अलग-अलग चीज़ें क्यों हैं? देखो अगर आप एक यूएस कंपनी हो तो आपके ऊपर यूएस गैप लगेगा जो यूएस एंटिटी एफएएसबी ने बनाया है। अगर आप बाकी दूसरी कंपनी हो तो आपके ऊपर आईएफआरएस लगेगा जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने बनाया है। फिर आपको बोला गया कि कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके लिए तब यूज़फुल होगी जब वो ये पर्टिकुलर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को सैटिस्फाई करे। कौन-कौन से हैं वो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स? सबसे पहले वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो आपके लिए रिलेवेंट होना चाहिए। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा कि एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेरे लिए रिलेवेंट है कि नहीं? देखिए, अगर वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करता है इन डिसीजन मेकिंग तो वो आपके लिए रिलेवेंट है। और दूसरा, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेवेंट होने के साथ-साथ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन भी आपको देना चाहिए। मतलब दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन टू यू इन गुड फेथ। वो सच्ची होनी चाहिए, वो कंप्लीट होनी चाहिए, वो फ्री फ्रॉम एरर होनी चाहिए। ठीक है? याद रखना ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होना ज़रूरी है। मैंने आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेके भी समझाया था कि लेट्स से आप मेरे पास आते हो कि सर मुझे आईटीसी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? और वहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ कि द अर्थ इज़ राउंड। तो ये क्या आपके लिए यूज़फुल है? Is this information helping you in making the decision whether to invest in ITC or not? The answer is no. सर ऐसा क्यों हुआ? फेथफुल रिप्रेजेंटेशन तो है, मैंने तो आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी नहीं। द अर्थ इज राउंड, यस इट इज़ अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड इट इज़ फ्री फ्रॉम एरर। उसके बाद भी ये आपके लिए यूज़फुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सर? क्योंकि ये रेलेवेंट नहीं था। आपके लिए रेलेवेंट नहीं था। इट डिड नॉट हेल्प यू इन मेकिंग डिसीजंस। तो वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रेलेवेंट भी होनी चाहिए। इट शुड हेल्प समवन इन मेकिंग द डिसीजन, इन आंसरिंग देयर क्वेश्चन और उसके साथ-साथ सर ये फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, ये सच्ची भी होनी चाहिए एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम एरर। फिर हम लोग ने देखा था कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या-क्या कंपोनेंट्स आते हैं। तो एक पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबसे पहला आता है बैलेंस शीट जो अपन को फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है।
फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो अपन लोगों को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। फिर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो पूरा हमको रिकंसिलिएशन देता है कि कंपनी के पास कितना कैश था ईयर के स्टार्ट में, कैसे कंपनी ने उस कैश को यूटिलाइज किया अलग अलग एक्टिविटीज में, विच इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फिनेंसिंग, और साल के एंड में कंपनी के पास कितना कैश बचता है। और उसके बाद आता है सोकी, जिसको मैंने क्या बताया था, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जिसको आपको तिजोरी की तरह समझना है। अपने घर में जो तिजोरी होती है, जो सेफ होता है, जो लॉकर होता है, उसका हम लोग एक रिकंसिलेशन देते हैं कि साल के स्टार्टिंग में हमारे लॉकर में इतना पैसा था, इस साल हम लोग ने लॉकर में और पैसे डाले, लॉकर से इतना पैसा हम लोग ने खर्चा करने के लिए निकाला, और लॉकर के एंड में, साल के एंड में हमारे लॉकर में इतना पैसा था। जब अपन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं दो चीज से, क्या-क्या चीज से? मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, जहाँ पे जो कंपनी को रन कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट जो कंपनी को चलाया है, उनका क्या कहना है अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर, उनकी भी हम लोग कमेंट्री लेते हैं। दिस इज नथिंग बट द मैनेजमेंट कमेंट्री, द कमेंट्री ऑफ पीपल जो कंपनी को रन करते हैं। और उसके साथ-साथ हम लोग उनका भी एक रिपोर्ट लेते हैं, उनका भी ओपिनियन लेते हैं, जिन्होंने इन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया है, ऑडिट किया है। मैंने आपको बताया था कि कल दिन सोनू एंड कंपनी एक कंपनी है, वो आ जाती है कि देखिए मैंने सोनू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज़ करके अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया, या इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज़ करके मैंने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया। तो क्या आप और मैं तुरंत उसकी बात पे रिलाई कर लेंगे? द आंसर इज़ नो। हम एक थर्ड पार्टी से चेक करवाएँगे कि जो ये कंपनी क्लेम कर रही है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनाने का, अब जाके देखिए क्या एक्चुअल में इस कंपनी ने सही तरीके से अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया है कि नहीं। तो जो ये पार्टी चेक करती है जाके, उनको अपन बोलते हैं ऑडिटर। और वो ऑडिटर एक्सटर्नल होना चाहिए, कोई कंपनी का आदमी नहीं होना चाहिए, मिली-भगत नहीं होना चाहिए। वो एक एक्सटर्नल ऑडिटर पूरा सब चीज़ चेक करता है और हम लोगों को आके एक रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो जो अकाउंट्स को चेक किए हैं, उनका रिपोर्ट हम लेंगे, प्लस जो कंपनी को रन कर रहे हैं, उनका भी कमेंट हम लेंगे कि आप बताओ कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करी है, कंपनी के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं, वो कैसे हैं। जब अपन ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एक रिपोर्ट देखते हैं, जिसमें आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लस मिनिमम में तो एमडी&ए और एक्सटर्नल ऑडिटर्स का रिपोर्ट, तो ये पूरा बन जाता है फाइनेंशियल रिपोर्ट, ये पूरा बन जाता है फाइनेंशियल रिपोर्ट, ठीक है? फिर आता है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में जैसे मैंने आपको बताया, इसका प्राइमरी पर्पस ये रहता है कि हम लोग कोई भी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक कर सकें। और कभी भी जब हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते हैं ना, तो हम लोग हमेशा कुछ कंटेक्स्ट फॉर्म करके करते हैं। पहले तो हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को स्टडी करके समझते हैं कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। पर खाली उसको स्टडी करने से हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। हम लोगों को इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और साथ में जिस इंडस्ट्री में वो कंपनी ऑपरेट कर रही है, उसके बारे में भी अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। उसके कॉन्टेक्स्ट में हम कंपनी के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे। इसमें भी हम लोग ने एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस किया था आईटीसी का, कि लेट्स से आईटीसी ने इस साल 5000 सीआर का प्रॉफिट्स अगर हम लोगों को डिस्क्लोज़ किया है, और लास्ट ईयर आईटीसी ने 4900 सीआर का प्रॉफिट्स डिस्क्लोज़ किया था। तो अपन अगर खाली स्टैंड अलोन बेसिस में इस रिजल्ट को एनालाइज़ करें, तो आप और मैं ये बोलेंगे कि आईटीसी ने ना यार कोई ज़्यादा अच्छा ग्रोथ नहीं दिखाया। खाली 4900 सीआर से 5000 सीआर तक अपनी कंपनी के प्रॉफिट्स को ले सके 1 साल में, कोई बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं था, हम इसको फ्लैटिश ग्रोथ बोल देंगे। पर वहीं मैं आपको अगर आपको 2-3 कॉन्टेक्स्ट और दे दूँ, कि आपकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा रिसेशन चल रहा था। कोई भी कंपनी अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही थी, और जिस इंडस्ट्री में आईटीसी ऑपरेट करती है ना, उस इंडस्ट्री की हालत भी एकदम खराब थी। वहाँ कोई भी कंपनी सर्वाइव नहीं कर पा रही है। अब अगर सेम इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाए विद सेम नंबर्स, तो अब आप क्या बोलोगे? उस हिसाब से तो सर आईटीसी ने बहुत बम्पर परफॉर्मेंस दिया है। जहाँ सारी कंपनीज़ डूब जा रही हैं, परफ़ॉर्म नहीं कर पा रही हैं, वैसी सिचुएशन में भी आईटीसी ने हम लोगों को 4900 सीआर से 5000 सीआर ग्रोथ दिखाया। भले कम ग्रोथ दिखाया, पर फिर भी एनवायरनमेंट तो देखिए कितना खराब था। उस एन खराब एनवायरनमेंट में भी आईटीसी ने ना कि अपने लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को मेंटेन कर पाया, बल्कि थोड़ा-सा उसको बढ़ाया भी है। तब तो बहुत अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। तो देखिए सेम नंबर्स में आपका एनालिसिस कैसे चेंज हो गया, व्हेन यू कंसिडर्ड these 2 points also।
तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जब भी आप कोई भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज़ करें, तो खाली आप उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को पढ़ के एनालाइज़ नहीं कर सकते। उसके साथ-साथ आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और जिस इंडस्ट्री में वो कंपनी ऑपरेट कर रही है, उसके बारे में भी आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। उस कॉन्टेक्स्ट में आप उस कंपनी को एनालाइज़ करोगे। फिर यहाँ पे हम लोग ने 5 स्टेप्स प्रोसेस भी देखा था। 5 या 6 स्टेप प्रोसेस था, जिसमें अपन लोग ने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे एनालाइज़ करते हैं, वो पढ़ा था। 6 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले तो आप पर्पस बताओगे कि भई मैं ये एनालिसिस कर क्यों रहा हूँ? व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एनालिसिस? यहाँ पे ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि आप एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हो, जिसके आंसर्स आप ढूँढने के लिए ये पूरा एनालिसिस जो है, वो कर रहे हो। फिर सेकंड स्टेप में आप डेटा कलेक्ट करोगे, विदाउट डेटा तो कोई एनालिसिस होती ही नहीं है। वो डेटा सर आपको कहाँ-कहाँ से मिलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलेगा, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को आप सर्च करोगे, अलग-अलग फोरम्स में जाके डिस्कशंस करोगे, मैनेजमेंट से बात करोगे, क्रेडिटर्स से बात करोगे, जो कंपनी के सप्लायर्स हैं उनसे बात करोगे कि आपसे कंपनी ज़्यादा सामान ले रही है, कम सामान ले रही है, आपका क्या आउटलुक है इस कंपनी के ऊपर? फिर आप उस डेटा को प्रोसेस करोगे। सर डेटा को प्रोसेस कैसे करेंगे? हम डेटा को बहुत ईज़ी समराइज़ फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, हम परसेंटेजेस कैलकुलेट करेंगे, हम रेशियो एनालिसिस करेंगे, हम ग्राफ्स बनाएँगे जिससे हम लोगों को एक ट्रेंड आइडेंटिफाई हो सके और उसके बाद हम वो डेटा को एनालाइज़ करेंगे, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। जो भी हम ये डेटा को एनालाइज़ करते हैं, हमारा पर्पस ये रहता है कि हम वो जो भी क्वेश्चंस लिखे थे ना फर्स्ट स्टेप में, उन सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर ढूँढ सकें। दूसरी चीज़ जहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, वो ये ध्यान रखना कि जो रेशियो कैलकुलेशन का प्रोसेस है, दैट इज़ द स्टेप ऑफ दिस थर्ड पार्ट प्रोसेसिंग डेटा। तो यहाँ का आउटपुट होता है रेशियो, जिसको अपन एनालाइज करते हैं इस पर्टिकुलर स्टेप में। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि रेशियो कैलकुलेशन इज एन आउटपुट ऑफ दिस स्टेप एंड एन इनपुट ऑफ दिस स्टेप। तो रेशियोज आर आउटपुट ऑफ प्रोसेसिंग डेटा स्टेज एंड दे आर इनपुट इन दी एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा स्टेज। फिर आता है कि अपन डेटा को एनालाइज करके इंटरप्रेट करके अपने पास तो नहीं रख सकते, अपन को किसी को बताना पड़ेगा, वो सब डेटा को पब्लिश करना पड़ेगा। सो वी विल report the conclusions and the recommendations to our intended users। और लास्ट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, आप खाली डेटा को पब्लिश करके सेंड करके उस चीज़ को भूल नहीं सकते, आपको रेगुलर उसके ऊपर फॉलो अप भी लेना पड़ेगा कि अगर कोई नंबर्स में चेंज आया है, अगर आईटीसी के परफॉर्मेंस में कोई चेंज आया है, तो आपको उस चेंज को इनकॉर्पोरेट करके भी एक फ्रेश एंड अपडेटेड रिपोर्ट सामने वाले को सबमिट करनी पड़ेगी। तो जो फॉलो अप स्टेज है, ये अपन को हेल्प करता है इन प्रोड्यूसिंग दी अपडेटेड रिपोर्ट्स एंड रिकमेंडेशंस। यहाँ पे भी आपके क्वेश्चन जो हैं वो फ्रेम किए जा सकते हैं। फिर आता है कि वर्ल्ड में 2 टाइप की बॉडीज़ होती हैं, जो ये पूरे फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट के स्टैंडर्ड्स को, रूल्स को रेगुलेट करती हैं। एक आता है स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ और एक आता है रेगुलेटरी बॉडीज़। जो स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ होती हैं ना, इनका काम रहता है कि खाली ये वो रूल्स को फ्रेम करें। उस सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को फ्रेम करें, बस इन लोगों का और कोई काम नहीं होता है। दे सेट रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स, ये खाली रूल्स को बनाते हैं। फिर आता है रेगुलेटरी बॉडीज़, जो एक्चुअली में वो सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स जो इन्होंने फ्रेम किया है, इसको वो लोग इम्प्लीमेंट करवाते हैं, इसको ये लोग एनफोर्स करवाते हैं। तो दे एनफोर्स द कंप्लायंस ऑफ दिस रूल्स, इनको ये लोग लागू करवाते हैं कंपनीज़ के ऊपर। सारे कंपनीज़ के पीछे डंडा लेके घूमेंगे कि आप लोग ने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, इनके बनाए हुए सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके बनाया है कि नहीं, वो हम लोगों को दिखाओ। उसकी चेकिंग कौन करते हैं? रेगुलेटरी बॉडीज़ करते हैं। सर इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी का नाम क्या है? इंडिया में जो ये काम करती है उसको बोलते हैं अपन सेबी। आप लोगों ने सुना भी होगा अगर आप एक्टिव हो फाइनेंशियल मार्केट्स में। सर यूएस में ये काम कौन करता है? यूएस में जो ये काम करता है उस बॉडी का नाम है एसईसी। इंडिया में जो ये काम करता है उस बॉडी का नाम है सेबी। तो ये सारे रेगुलेटरी बॉडीज़ ने मिल करके एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनाया। मैंने एग्ज़ाम्पल लेके आपको समझाया था, जैसे दुनिया की सारी कंट्रीज़ ने मिल करके एक ऑर्गेनाइज़ेशन बना रखा है यूनाइटेड नेशंस, वैसे ये वर्ल्ड के सारे अच्छी कंट्रीज़ के रेगुलेटरी बॉडीज़ ने मिल करके, सेबी, एसईसी सब लोग ने मिल करके एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनाई है जिसका नाम है आईओस्को। आईओस्को जो है वो प्राइमरीली उसके 3 कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये 3 कोर ऑब्जेक्टिव्स हम लोग ने आज समझे थे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द इन्वेस्टर्स। दूसरा, ये ऐसा मार्केट्स बनाना चाहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, जो बहुत ज़्यादा फेयर हो और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो। और थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो इसका है, यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गलती करते हैं। दे वांट टू रिड्यूस द सिस्टमिक रिस्क, द रिस्क दैट इज़ प्रिवेलिंग इन द फाइनेंशियल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड। याद रखना यहाँ पे वर्ड
रिड्यूसिंग है और एलिमिनेटिंग नहीं है, क्योंकि कभी भी आप रिस्क को पूरा हटा नहीं सकते, आप खाली रिस्क को हमेशा कम कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, इसलिए वर्ड है रिड्यूसिंग। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है प्रोटेक्टिंग करके और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलत करते हैं, तो वर्ड इज़ नॉट हियर एलिमिनेटिंग और प्रोटेक्टिंग, द वर्ड हियर इज़ रिड्यूसिंग। फिर आता है कि जो यूएस में रेगुलेटरी बॉडी है व्हिच इज़ यूएस एसईसी, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली अपने सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करवाती है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस किए हैं इस पूरे फ़ाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाली इंडस्ट्री में। दो जो सबसे ज़्यादा उन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया है, वो किया है एक सिक्योरिटीज़ एक्ट ऑफ 1933 को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करवा के, और दूसरा सर्बेन्स-ऑक्सले एक्ट ऑफ 2002 को इम्प्लीमेंट करवा के। सर्बेन्स-ऑक्सले एक्ट का इम्पोर्टेंस हम लोग ने समझा था कि ये प्राइमरीली एन्श्योर करता है कि जो ऑडिटर है, जो आ रहा है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यहाँ पे भी हम लोग ने एग्ज़ाम्पल लिया था कि जभी भी आप अपना एग्ज़ाम दे के आओ, तो आप अपने पेरेंट्स को नहीं बोल सकते हैं कि मेरा आंसर शीट को चेक कर लो। जो आपका आंसर शीट को चेक करेगा, वो कोई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी होना चाहिए, जो इंडिपेंडेंट है, जिसको आपके पास या फेल होने से कोई मतलब नहीं है। ही इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन यू। सिमिलरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब एक कंपनी प्रिपेयर करती है, तो उसको भी चेक करने के लिए हमारे पास एक ऐसा इंसान होना चाहिए, एक ऐसा ऑर्गेनाइज़ेशन होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो। सर्बेन्स-ऑक्सले एक्ट ने बोला कि हमेशा आपका जो ऑडिटर है, वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइज़ेशन होना चाहिए। फिर इसने बोला कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाने का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होता है सर? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मैनेजमेंट का। कंपनी के मैनेजमेंट को बोला कि अच्छा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, और ये तुम लोग को एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा हर साल कि जो ये हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, ये सही है। इसके साथ-साथ जो भी तुम प्रोसेसेस यूज़ करते हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छा बनाने के लिए, जिसको अपन इंटरनल कंट्रोल्स बोलते हैं, ये भी तुम्हारे कंपनी में इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है, इसके लिए भी तुमको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, मैनेजमेंट को बोला। और फोर्थ इन्होंने बोला कि ऑडिटर का जो आएगा तुम्हारे अकाउंट्स को चेक करने, तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने, उसका खाली तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कमेंट करने का वो नहीं है, उसके साथ-साथ उसको आपके इंटरनल कंट्रोल के ऊपर भी एक कमेंट करना पड़ेगा। वो आएगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर तो कमेंट करेगा ही कि आपने वो सही बनाया या गलत बनाया, वो तो करेगा ही। उसके साथ-साथ उसको आपके ये प्रोसेसेस, ये इंटरनल कंट्रोल के ऊपर भी कमेंट करना पड़ेगा। तो ये 4 चीज़ों को सर्बेन्स-ऑक्सले एक्ट ने इम्प्लीमेंट करवाया, जिससे हम लोग ने देखा कि क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। फिर अगर आप एक यूएस कंपनी हो, या फिर अगर आप एक ऐसी कंपनी हो जो यूएस में सिक्योरिटीज़ लिस्ट करवा रही है, या फिर यूएस में सिक्योरिटीज़ को पब्लिक इश्यू करती है, तो वहाँ पे आप लोगों को कुछ रेगुलेटरी फाइलिंग्स करनी पड़ती है यूएस एसईसी के पास से। कौन-कौन से ऐसे फॉर्म्स हैं जो आपको यूएस एसईसी के पास जाके फाइल अप करना पड़ेगा, उसका डिटेल डिस्कशन हम लोग ने यहाँ पे किया था। सबसे पहले फॉर्म 10 के, या फिर फॉर्म 20F, या फिर फॉर्म 40F, इस तीनों सेम ही चीज़ के लिए यूज़ होता है, व्हिच इज़ वेयर यू हैव टू सबमिट योर ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। याद रखना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करना, और वो आपका ऑडिटेड होना चाहिए। तो सर फिर ये 3 अलग-अलग फॉर्म क्यों हैं? सर ये 3 अलग-अलग फॉर्म हैं, 3 अलग-अलग टाइप ऑफ कंपनीज़ के लिए। अगर आप एक यूएस कंपनी हो, तो आपको फॉर्म 10 के फाइल अप करना है। अगर आप एक कैनेडियन कंपनी हो, तो आपको फॉर्म 20F फाइल करना है। अगर आप एक बाकी अदर कंपनी हो, नॉन यूएस, नॉन कैनेडियन कंपनी, तो आपको फॉर्म 40F फाइल अप करना है सर। फिर आता है फॉर्म 10Q और फॉर्म 6K। यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे आपको इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाके सबमिट करने पड़ते हैं, और वो अनऑडिटेड भी हो सकते हैं। सर अगर आप एक यूएस कंपनी हो, तो आपको हर क्वार्टर में जाके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप एक नॉन यूएस कंपनी हो, तो सेमी एनुअली भी आपको देने में चल जाएगा। आपको फॉर्म 6K में अपना इन्फॉर्मेशन सबमिट करना है। फिर फॉर्म DEF 14 आता है, जो जहाँ पे आपको अपने प्रॉक्सी स्टेटमेंट्स के डिटेल्स को सबमिट करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे रेज़ोल्यूशंस होते हैं जहाँ पे अपन को शेयर होल्डर का वोटिंग चाहिए। जहाँ पे भी अपन को शेयर होल्डर का वोटिंग चाहिए, तो अपन उनको बोलते हैं कि आप अगर आप खुद नहीं आ सकते, तो कोई बात नहीं, आप अपने एक प्रॉक्सी को भेज सकते हैं, जो आपके बिहाफ़ में आएगा और हमारे पास आपके बिहाफ़ में वोट करेगा। तो वो सारी डिटेल्स आपको एसईसी को भी देनी पड़ेगी। ध्यान रखना, जहाँ पे भी ये प्रॉक्सी स्टेटमेंट्स फाइल अप करते हैं, वहाँ से हम लोगों को काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अबाउट द मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, कि उनका कॉम्पेंसेशन क्या है, उनका क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो कब इलेक्ट होंगे वापस। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको फॉर्म DF 14A से मिल सकती है। फिर आता है फॉर्म 8K। कंपनी में कोई भी मटेरियल इवेंट हुआ है, जैसे कि परचेज़ एंड सेल ऑफ मेजर एसेट्स,
कोई आपका सीएफओ, सीईओ छोड़ के जा रहा है कंपनी को, कोई नया आ रहा है, तो जो भी मटेरियल इवेंट्स हो रहे हैं कंपनी के अंदर, इसका भी डिटेल आपको जाके यूएस एसईसी को सबमिट करना पड़ता है। फिर आता है फॉर्म 144 जो हम लोग ने इक्विटी में भी डिस्कशन किया था, इक्विटी सब्जेक्ट में भी हम लोग ने इस पर्टिकुलर फॉर्म का डिस्कशन किया था। जब भी आपको सिक्योरिटीज़ डायरेक्टली इश्यू करना है, वहाँ के क्वालिफाइड बायर्स को, वहाँ के एक्रेडिटेड बायर्स को विदाउट रजिस्टरिंग इट विद द एसईसी, विदाउट गोइंग थ्रू द आईपीओ प्रोसेस, तो वो आप डायरेक्टली कर सकते हो। आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा एसईसी को इन द फॉर्म 144। फिर आता है फॉर्म 345 जो बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ शेयर्स का डिस्क्लोजर्स देता है, और फॉर्म 11 क्या आता है जहाँ पे अपन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान से रिलेटेड डिस्क्लोजर्स देते हैं। फिर आता है आपका बिजनेस सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट क्या होता है सर? ये सेगमेंट रिपोर्टिंग का पार्ट है। यहाँ पे आपको ये बोला गया कि आप कंपनी के अलग-अलग सेगमेंट्स के बारे में अलग तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम लोगों को आके प्रेज़ेंट करोगे। मतलब आपको एक ब्रेकअप बताना पड़ेगा। आप खाली रेवेन्यू इतना अमाउंट नहीं लिख सकते, आपको बताना पड़ेगा कि कौन-कौन से सेगमेंट ने आपको हेल्प किया है ये पर्टिकुलर रेवेन्यू अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ने एग्ज़ाम्पल भी लिया था अमेज़न का, कि अमेज़न ऐसे बहुत सारे अलग-अलग बिज़नेसेस में है। अमेज़न क्लाउड सर्विसेज़ में है, अमेज़न रिटेल में है थ्रू अमेज़न.कॉम, अमेज़न लॉजिस्टिक्स बिज़नेस में भी है अमेज़न शिपिंग से। तो अमेज़न को अपने सारे अलग-अलग बिज़नेस सेगमेंट्स का सेपरेट फ़ाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी हम लोगों को डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा इन द फुटनोट्स। वो सर कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट का इन्फॉर्मेशन मुझे देना है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को आइडेंटिफ़ाई करेंगे। सर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को कैसे आइडेंटिफ़ाई किया जाता है? तो यहाँ पे आपको एक क्राइटेरिया दे दिया कि हर वो सेगमेंट, हर वो यूनिट जिसका या तो रेवेन्यू या तो एसेट्स या तो प्रॉफिट्स 10% और मोर है। सर वर्ड याद रखना, एटलीस्ट 10% है, 10% और मोर है। अगर 10% भी है तो भी आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे उनको लगता है कि मोर देन 10% है। द आंसर इज़ नो, 10% और मोर। याद रखना ये दोनों चीज़ों में अंतर होता है। मोर देन 10% इज़ डिफरेंट फ्रॉम 10% और मोर। 10% और मोर में 10% वाला मार्क भी इंक्लूसिव हो जाता है। तो यदि आपका उस पर्टिकुलर सेगमेंट का रेवेन्यू, एसेट्स या प्रॉफिट्स 10% और मोर है ऑफ द टोटल कंपनीज़ रेवेन्यू, एसेट्स और प्रॉफिट्स, तो आपको उस पर्टिकुलर सेगमेंट का अलग से इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा, और जिस पर्टिकुलर सेगमेंट का हम अलग से इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करते हैं उसको हम रिपोर्टेबल सेगमेंट भी बोलते हैं। फिर बोला गया कि आपने जब रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आइडेंटिफ़ाई कर लिया तो उसके बाद आपके ऊपर एक और क्राइटेरिया लगेगा। सर वो क्राइटेरिया क्या है? कि वो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का जो कंबाइंड एक्सटर्नल रेवेन्यू है दैट शुड बी 75% और मोर। यहाँ भी याद रखना वर्ड इज़ 75% और मोर, मतलब 75% भी इंक्लूसिव है। ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, 75% और मोर ऑफ द टोटल कंपनीज रेवेन्यू। तो सर यहाँ पे आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट इफ इट इज लेस देन 75%, तब हम क्या करेंगे? तब हम लोग को और सेगमेंट्स को ढूंढना पड़ेगा कंपनी के अंदर जिसको हम कंबाइन करके यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। आइडेंटिफाई मोर सेगमेंट्स टू रिपोर्ट। फिर आता है सर एमडीएनए, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, जिसके बहुत अलग-अलग नाम भी हैं। इसको मैनेजमेंट कमेंट्री भी बोलते हैं, इसको मैनेजमेंट रिपोर्टिंग भी बोलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इसको ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल रिव्यू भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो भी कंपनी को रन कर रहे हैं, उनसे हम लोग पूछते हैं कि तुम बताओ कि परफॉर्मेंस कंपनी का कैसा था? आगे तुम लोगों को कंपनी के बारे में क्या देखने को मिल रहा है? एंड तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे की रिस्क क्या हैं जो कंपनी फेस कर रही है, तुम्हारे स्ट्रैटेजीज क्या हैं उनकी रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। ये सारी चीज़ें हम लोग मैनेजमेंट से क्वेश्चन करते हैं, उनका एक कमेंट्री लेते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या था, क्या क्या परफॉर्मेंस मेजर्स को आपने यूज़ किया। अगर आप एक यूएस एंटिटी हो तो आपको एसईसी बोलता है कि ये दो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको और वहाँ पे देना पड़ेगा। क्या इन्फॉर्मेशन है सर? सबसे पहले कि आप एज़ अ मैनेजमेंट इनसाइडर हो कंपनी में, तो आपको पता चलेगा कि मेरी कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट ट्रेंड देखने को मिल रहा है क्या? तो जो भी आपके फ़ेवरेबल और अनफ़ेवरेबल ट्रेंड है, उनको आप बता देना। जो भी आपको अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, जो सिग्निफिकेंट इवेंट है, जो आपके कंपनी को अफ़ेक्ट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल परफॉर्मेंस एंड इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ऑपरेशन, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एडिशनली डिस्क्लोज़ करनी पड़ेगी। उसके साथ-साथ आपको एमडीएनए में ये 4 पॉइंट्स भी और डिस्क्लोज़ करना है। सर वो 4 पॉइंट्स क्या-क्या हैं? सबसे पहले इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट क्या है? चेंजिंग जो प्राइसेज़ जो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं आपकी इकोनॉमी में, उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है आपकी कंपनी के ऊपर? यहाँ पे हम लोग ने एग्ज़ाम्पल भी लिया था ब्रिटेनिया का, जहाँ पे रियल लाइफ़ हम लोग ने बताया था, मैंने आपको बताया था कि कैसे उन्होंने भी बताया था हमारे पैकेजिंग सर्विसेज़ में इन्फ्लेशन के कारण क्या इम्पैक्ट आया कंपनी के प्रॉफिट्स में। फिर कोई भी ऑफ बैलेंस शीट ऑब्लिगेशंस है क्या? उसका भी हम लोग यहाँ पे डिस्क्लोज़र्स देते हैं। जहाँ पे ऐसा
कोई हमारे पास केस स्टडी आया कंपनी के अंदर, जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट जजमेंट लेना पड़ा, जहाँ बहुत ज़्यादा हमको एस्टिमेशन करने का रिक्वायरमेंट आया, तो वो भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और कंपनी का फॉरवर्ड लुकिंग डिस्क्लोज़र भी देना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में हम कोई नया कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं क्या, कोई नया एक्सपेंशन का प्लान है क्या हमारा, कोई नए स्टोर्स खोल रहे हैं क्या हम लोग, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको और देनी पड़ती है। तो याद रखना एमडीएनए का इंपॉर्टेंस क्या है, एमडीएनए को जब अपन रीड करेंगे एज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिस्ट, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में गैदर कर सकते हैं अबाउट देयर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। फिर आता है कि ऑडिटर रिपोर्ट का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो व्हाट इज़ ऑडिट सबसे पहले तो ये समझो, ऑडिट एक इंडिपेंडेंट रिव्यू है। सर वर्ड इंडिपेंडेंट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ डन बाय एन इंडिपेंडेंट फर्म। कोई आप अपने चाचा, मामा, भतीजा से नहीं करवा सकते। एक इंडिपेंडेंट फर्म से आपको अपनी ऑडिट जो है वो करवानी पड़ेगी। वो ऑडिटर आता है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है और उसके ऊपर एक ओपिनियन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और आपको एक रिटन ऑडिट रिपोर्ट जो है वो इश्यू करता है। जो ऑडिटर है, वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में ये 3 बातों को बताएगा। सबसे पहले वो बताएगा कि फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो कंपनी के मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली ये है कि मैं आपको एक रीज़नेबल एश्योरेंस दे पाऊँ। द वर्ड हियर इज़ रीज़नेबल, नॉट एब्सोल्यूट। वो आपको कंप्लीट एश्योरेंस नहीं दे सकता, वो आपको ठीक-ठाक एश्योरेंस दे सकता है। वो आपको एक रीज़नेबल एश्योरेंस दे सकता है कि जो ये फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी ने बनाए हैं, यहाँ पे कोई भी बड़ी गलती नहीं है, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल मिसस्टेटमेंट, खाली मिसस्टेटमेंट नाम नहीं दिया है। ₹5 ₹10 की गलती के लिए ऑडिटर नहीं आया है पकड़ने। कोई भी बड़ी गलती नहीं है, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और तीसरा ये बताता है कि क्या कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनके हिसाब से बनाया है कि नहीं। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ही दूसरा नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो क्या कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया है कि नहीं, इसके बारे में भी वो बताता है। फिर ऑडिटर जो है अपने ऑडिट ओपिनियन में अलग-अलग टाइप ऑफ ओपिनियन इश्यू करता है। अगर आप एक ऐसी कंपनी हो जिसने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया है, कोई भी गलती नहीं करी है, सारे रूल्स को फॉलो किया है, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है, तो ऑडिटर आपको एक अनक्वालिफाइड ओपिनियन इश्यू करता है। सर क्वालिफाइड मतलब तो अच्छा होता है, अनक्वालिफाइड मतलब खराब होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है बेटा। ऑडिट में जब आपको एक अनक्वालिफाइड ओपिनियन मिलता है, मतलब ऑडिटर आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। इसको अपन क्लीन रिपोर्ट भी बोलते हैं, इसको अपन अनमॉडिफाइड रिपोर्ट भी बोलते हैं। एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। इसलिए सारे इन्वेस्टर्स, सारी कंपनी प्रेफ़र करती है कि हमको ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मिल जाए हमारे ऑडिटर से। फिर आता है कि अगर आपने थोड़ी गलती करी है, तो ऑडिटर आपको क्वालिफाइड ओपिनियन इश्यू करेगा। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा गलती कर रखी है, पूरा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कचरा बना दिया है, कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए हैं, आपके ऊपर लगना था आईएफआरएस, आपने उसको यूज़ करके बना लिया अपना खुद का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको आपने बोल दिया सोनू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये सब अगर आपने गलती करी है एंड यू हैव नॉट गिवन अ फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तब ऑडिटर आपको एक एडवर्स ओपिनियन इश्यू करता है। अगर आपने ऑडिटर को काम ही नहीं करने दिया सर, ऑडिटर आपके पास आता था, आप लाइट ऑफ कर देते थे, एसी ऑफ कर देते थे, उसको ऑफ़िस में घुसने नहीं देते थे, उसको अपने सिक्योरिटी गार्ड से मार-मार के बाहर भगवा देते थे, तो बेचारा ऑडिटर काम ही कैसे करेगा? तो ऑडिटर बोलता है कि भई मेरे तो स्कोप में लिमिटेशन डाल दिया आप लोगों ने, मैं काम ही नहीं कर सकता। तो उस केस में ऑडिटर आपको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इश्यू करता है, काम ही नहीं करने दिया आपने ऑडिटर को, ठीक है? तो ये जो 3 टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट होता है, जहाँ पे आपको क्लीन रिपोर्ट नहीं मिलता, ये तीनों टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को अपन बोलते हैं मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट मिला। जब आपको क्लीन रिपोर्ट मिलता है तो दिस इज़ कॉल्ड अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, जब आपको क्लीन रिपोर्ट नहीं मिलता है तो इट इज़ कॉल्ड मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। फिर ऑडिटर अलग से बहुत क्रिटिकल बातों को भी डिस्कस कर सकता है अपने ऑडिट रिपोर्ट में इन दी सेक्शन कॉल्ड की ऑडिट मैटर, वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज को वो सेपरेटली हाईलाइट करता है। फिर मैंने आपको बताया था ऑडिटर सर्बेंट्स ऑक्सली एक्ट के हिसाब से ऑडिटर के ऊपर एक और काम है, खाली वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कमेंट करके नहीं जा सकता, उसको इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर भी कमेंट करना पड़ेगा। तो ऑडिटर जो अपना इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर कमेंट्री है, वो या तो एक सेपरेट ओपिनियन के में दे सकता है, या फिर इसी जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन दे रहा है, वहीं पे वो इनकॉर्पोरेट कर सकता है इन अ सेपरेट पैराग्राफ। तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट से, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस से, ऑडिटर की रिपोर्ट से हम लोगों को कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। सर ऐसे और कोई सोर्सेज़ हैं क्या जहाँ से अगर हम लोग पढ़ें तो हम लोगों को कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके? तो येस, देयर आर सम सोर्सेज़ व्हिच आर आउटसाइड द फाइनेंशियल रिपोर्ट, जहाँ पे आपको कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। सर वो क्या-क्या सोर्सेज़ हैं? एक तो कंपनी से आपको खुद मिल सकता है, इश्यूअर सोर्सेज़।
कंपनी रेगुलरली प्रेस रिलीज़ करवाती है, अर्निंग्स कॉल करवाती है, कॉन्फ्रेंस कॉल्स करवाती है, जहाँ पे आप जा सकते हो, कंपनी से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैनेजमेंट कंपनी का आपको आंसर देता है। कंपनी के वेबसाइट्स में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। कंपनी टाइम टू टाइम रेगुलेटरी फाइलिंग्स करती है, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कंपनी के बारे में। फिर आता है थर्ड पार्टी सोर्सेज़ से, थर्ड पार्टी सोर्सेज़ में आप पब्लिक थर्ड पार्टी सोर्सेज़ से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और प्रोप्राइटरी व्हिच इज़ कॉल्ड प्राइवेट थर्ड पार्टी सोर्सेज़ से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। थर्ड पार्टी सोर्सेज़ जो पब्लिक होते हैं, जहाँ पे लेट्स से आपकी गवर्नमेंट ने कोई रिसर्च किया और वो फ्री में रिपोर्ट डाल दिया। उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री ने कोई रिसर्च किया, उसने वहाँ पे फ्री में रिपोर्ट डाल दिया। तो फ्री आर्टिकल्स, गवर्नमेंट सर्विस, इंडस्ट्री के अलग-अलग न्यूज़लेटर आते हैं, यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जो पेड थर्ड पार्टी सोर्सेज़ होते हैं, जैसे कि ब्लूमबर्ग हुआ, थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी रिसर्च प्रोवाइडर्स हुए, इनकी भी रिपोर्ट्स को आप देख के कंपनी के बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और फिर लास्ट में आता है, आप अपना खुद का रिसर्च करते हो, व्हिच इज़ कॉल्ड प्राइमरी रिसर्च। आप एज़ एन एनालिस्ट खुद का अपना प्राइवेट रिसर्च करते हो, व्हिच इज़ कॉल्ड प्रोप्राइटरी प्राइमरी रिसर्च। वहाँ से भी आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, जहाँ पे आप खुद के सर्वेस करवाते हो, कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखते हो कि इनका फ़ील और कितना अच्छा है, क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत सेल हो रहे हैं कि नहीं। आप बाकी अदर कंपनी से एनालिसिस करते हो, व्हिच इज़ कॉल्ड पीयर कंपनी एनालिसिस। तो ये सब से भी आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है कंपनी के बारे में, ठीक है? सो दिस मार्क्स द क्विक रिविजन ऑफ आवर दिस चैप्टर। विल टेक अ ब्रेक ऑफ अ मिनट एंड कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन विद द नेक्स्ट चैप्टर।